हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। हमने लाइट पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ लिया है। उसके आगे हम चलते हैं कि आगे का क्या टॉपिक है। तो हमारा आगे का टॉपिक जो है वो रे है। रे के बाद हम पढ़ेंगे बीम, बीम के बाद मीडियम एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पर पहुँचने के लिए पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि रे क्या होता है। व्हाट इज रे? रे जिसे कहते हैं किरण, ठीक है। किरण किसे कहते हैं? जैसे कि हम जानते हैं लाइट जो है वो एक वेव है, तरंग है। तरंगों के रूप में भी चलती है, कण के रूप में भी चलती है। लाइट हैज डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति होती है। तो अब तरंग है तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगे कई तरीके से ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही, बहुत सारी तरंगे हैं। अब उनको हम कैसे यूज में लें, कैसे पढ़ें, इस तरीके से तरंग बनाना सही नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ पता है कि लाइट कैसे चलता है हमेशा। इसका जो पाथ होता है हमेशा कैसे रेखा में चलता है? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो जब लाइट का पाथ स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, उस हिसाब से अब हम इसको ऐसे बार बार बनाएं अपने रे डायग्राम में, ऐसे लेकर चलें तो ऐसा मतलब आसान नहीं है। इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने रे का यूज किया और इसीलिए इसे रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आपके ज्योमेट्री में सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट जो है ऑप्टिकल, जो भी इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट के लिए, वो सबसे बढ़िया स्केल हमेशा यूज करते रहते हो। इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रीय प्रकाशिकी या फिर रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम इसको किरण बना लेते हैं। किरण क्या है? देखो, रे होता है, लाइन होता है एक चीज, और एक होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो आई होप लाइन जानते हैं ना, रेखा, और सेगमेंट हो जाता है रेखा, लाइन सेगमेंट हो गया रेखा खंड। तो दो चीजें इसके बारे में। रेखा किरण क्या है? रेखा क्या होता है? जो दोनों साइड में अनंत तक जाती है भाई, जिसका ओरिजिन भी इनफाइनाइट हो, और जिसका जो दोनों तरफ से डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन हो, और वो डायरेक्शन कहाँ हो? दोनों तरफ को इनफाइनाइट की ओर हो, जिसका ओरिजिन ना पता हो, वो है लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन को रोक दो। ये देखो, लाइन बढ़ रही है, इस सबसे साइड से बाउंड्री और साइड से बाउंड्री, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। दोनों साइड से बाउंड्री लग गई। या फिर हम ऐसे बना देते हैं, इसको भी लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका दोनों पॉइंट फिक्स है, ओरिजिन है। रे क्या है? हम इसको मिला करके, जोड़ जोड़ के इन सबको जोड़ के, चिपका के एक बढ़िया सीधी लाइन बना दिए। और लाइन में केवल इसमें एक का ओरिजिन फिक्स कर दिया, क्योंकि एक जगह से निकलना और दूसरी जगह तक अनंत तक जाना, इस चीज को कह दिया गया रे। यानी इस वेव को हमने कन्वर्ट कर दिया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक दो नहीं अनंत है, उसको कन्वर्ट कर दिया रे में। तो रे क्या है भाई? रे आपके सामने बनाई गई है, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, ओरिजिन पता हो, हमें इसका मूल बिंदु जहां से ये निकलती है वो पता हो, और दूसरी साइड में कहां तक जा रही है? अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो रे ऐसे बना दिया, एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट जा रहा है इनफाइनाइट की ओर। और कोई तरीका? हाँ, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर हुआ? रे आगे हम जानेंगे कितने प्रकार की होती है, लेकिन रे के बाद हमारा अगला टॉपिक है बीम, ठीक है। आई होप रे समझ में आएगा। रे यही है आपकी रे, और इन्हीं दोनों रे का, इन्हीं रेस का हम यूज लेने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसका, ठीक है। कोई नहीं डायरेक्शन है, चाहे इधर बना, बीच में बना दीजिए, चाहे किनारे बना दीजिए। दिस इज रे। अब रे के बाद हम चलते हैं बीम। बीम क्या होता है भाई? बीम आप देखते होंगे ना, बीम पिलर जिसे कहते हैं, उसमें एक दो नहीं कई सारी आयरन रॉड्स होती हैं। तो बीम, उसमें कई सारी आयरन, दो या दो से ज्यादा आयरन रॉड्स होती हैं। तो आपके पास यहाँ आयरन रॉड्स की बात तो नहीं करेंगे बीम में हम, है ना, खंभा वगैरह में। तो यहाँ हमारे पास क्या चीज है? रे है भाई। तो रे को दो या दो से ज्यादा रे लेकर के चलाने लग जाओ एक साथ, तो उसे क्या बोलते हैं? बीम, जिसे आप कहते हो पुंज, किरण पुंज। तो किरण पुंज कहा जाता है दो या दो से अधिक किरणों के समूह को, अधिक किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू रेज, दो या दो से अधिक किरणों के समूह को, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट की बहुत आसान सी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक किरणें एक साथ चलने लग जाएं, दो या दो से अधिक किरणें और चलने लग जाए, तो उसे आप क्या कह देंगे? किरण पुंज कहेंगे, उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो रे क्लियर हो गया, बीम क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि प्रकाश का किरण पुंज, क्योंकि अगर कई सारी रेज होंगी तो कैसे कैसे चल सकती हैं? ऐसे सीधे सीधे चल सकती हैं, अलग तरीके की ऐसे आकर के मिल सकती हैं, अलग तरीके की एक पॉइंट से निकल भी सकती हैं कई सारी रेज। तो इस तरीके से जो बीम ऑफ लाइट है वो कई तरीके का होता है। तो उन्हीं में से आज हम चलते हैं। आई होप रे क्लियर हो गया होगा। रे यही है आपका, रे हम एक बार बना देंगे, बीम भी बना देंगे। तो बीम में भाई क्या समझ में आया? बीम वो है जो कई सारी लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। रे जो एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट की ओर भागा रहा हो। तो रे क्लियर हो गया, दिस इज योर रे। बीम के बाद ये रे है, रे जिसे किरण कहते हैं, और बीम
जिसे किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, उसमें कई सारी रेज होती हैं, कई सारी मल्टीपल रेज, दो या दो से अधिक रेज, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बीम, पुंज, किरण पुंज के प्रकार, बीम, टाइप्स ऑफ बीम, पुंज के प्रकार, कितने प्रकार की किरण पुंज होती है, तो उसमें सबसे पहला जो सबसे आसान है, जो सब सारे बच्चों को पता भी रहता है, समांतर, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर किरण पुंज में भाई समांतर में क्या होता है, सब एक ही दिशा में भागी रहती हैं, ये देखिए रे जैसे बनाया गया ना, ऐसे, ये हो गया समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है, सब एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वही यहाँ दूरी है। मान लो सपोज यहाँ अगर डी है ना बेटा, तो यहाँ भी कितनी होगी, डी ही होगी। इक्वी डिस्टेंस है, ये सब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, बराबर दूरी पर हैं, और इक्वी स्पेस्ड भी है, इनके बीच में जो स्पेस यहाँ है वही स्पेस यहाँ है, वही स्पेस यहाँ है, हर जगह एक ही स्पेस है, एक ही स्पेस है, एक ही स्पेस है। ऐसी बीम ऑफ लाइट्स को कहा जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, दे आर इक्वी डिस्टेंसेस एंड इक्वी स्पेस, समान दूरी और समान अंतराल पर होती हैं, इन्हें बोलते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज के बारे में जो खास बातें ये आएंगी कहाँ से आ रही होंगी, अगर हम बताएं तो देखो, अगर हम इसको चलाना चाहें तो एक लाइट ऐसे ले लें, ये एक टॉर्च और एक टॉर्च ऐसे पैरेलल रखेंगे एक दूसरे को, टॉर्च ऑन करें तो जो बीम निकलेगा, जो क्योंकि दो या दो से अधिक है, दो रे निकलेगी, ओरिजिन यहाँ है और अनंत तक जाएगी। तो अगर इसको ऐसे रखें और इसमें से जो दो रे निकल रही है ऐसे रखें अगर एकदम पैरेलल, इन दोनों को समांतर, ठीक है, और ऐसे निकले जो, तो इसे आप समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब इसका ओरिजिन तो फिक्स है, आपको पता है ओरिजिन फिक्स है, लेकिन जाएगी कहाँ तक, कहाँ पर जाकर के कहाँ तक जाएंगी दोनों, ये आगे वाली डायरेक्शन कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी ना। हमने बार बार क्या कहा, रे जिसका एक पॉइंट ओरिजिन होता है, दूसरा पॉइंट कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, यानी ये जाकर के मिलेंगी कहाँ, इनफाइनाइट पर। तो ये रेस, इनके बारे में खास बात, ये रेस या यह बीम, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट समांतर किरण पुंज कहाँ पर मिलेगा, ये रेस अनंत पर मिलती हैं। टू पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, ऐसा याद रखिए, दो समांतर किरणें अनंत पे जाकर के मिलती हैं। तो ये अगर भविष्य में कहीं मिलना होगा इनका तो अनंत पे जाके मिलेंगी। और अगर वैसे हम बातें भी करते कि सर हमारे पास टॉर्च नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो फिर उसके लिए नो दिक्कत, नो डाउट, सीधे क्या कह देना है, ये भी कहाँ से शुरू हो रही हैं, दे आर बिगिन टू इन्फिनिटी, शुरू होती हैं अनंत से शुरू होती हैं, अनंत पर खत्म होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो पहला हो गया समांतर किरण पुंज। दूसरा लेकर के चलते हैं, हमारा दूसरा है भाई हमारे पास अभिसारी, जिसे आप कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मतलब, इसको अभिसारी से देखें, समझने की कोशिश करें। अभिसारी आ से मतलब हो जाता है बेटा आकर, यहां से ऐसे ही याद रख सकते हैं, आ से मतलब हो जाएगा आकर, भी शब्द है, भी से मतलब भिड़ जाएं, और सारी मतलब सभी जानते हो, सारी की सारी, आकर भिड़ जाएं सारी की सारी। आप कोई एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट पर दो या दो से अधिक किरणें आए, तभी तो किरण पुंज कहलाएगा। दो या दो से अधिक किरणें आए और वो किरणें आने के बाद कि एक पॉइंट पर आकर भिड़ जाएं सारी की सारी, सब की सब मिल जाएं उसी पॉइंट पर, कनेक्ट हो जाएं। यानी ऐसे बनाइए ना, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाते रहिए, और बनाने के बाद आकर इस पॉइंट पे बैठो और आप कहो कि आकर भिड़ जा रही हैं सारी की सारी, तो आकर इनकी डायरेक्शन किधर होगी, आपकी तरफ होगी, जिस पॉइंट पर आप बैठे हो आपकी तरफ होगी, तभी तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे भाई बैठ गए, चींटी बनो और इस पॉइंट पे बैठ जाओ। अब क्या कहोगे, आकर भिड़ जा रही हैं सारी की सारी, सब आप ही से लड़ जा रही हैं, इसलिए आपने क्या नाम दिया, अभिसारी। कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग का मतलब ये आपस में एक पॉइंट पर आकर के, दूर दूर से आकर के कनेक्ट हो रही हैं, तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट्स आर कनेक्टिंग, ये कनेक्ट होती हैं, तो ये मिल रही हैं। कनेक्ट का मतलब ही क्या होता है, मिलना, आकर भिड़ जाएं, मिल जाएं सारी की सारी। सब आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट्स, जैसे आपका दिमाग बहुत चारों तरफ बटा हुआ है ना, उसको सब जितना भी ध्यान है उन सारी एनर्जी को इकट्ठा मिला करके पढ़ाई पर लगा दो, दैट इज कन्वर्जिंग। लेकिन ये हो नहीं पाता। चलते हैं अपसारी, जिसे आप कहेंगे डाइवर्जिंग, ठीक है। अपसारी जिसे क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। अपसारी मतलब जो भी आई हुई थी, अब अब क्या होंगी, पसारी। पसारी का मतलब क्या होता है भाई, पसारी शब्द का मतलब होता है पसर जाना। पसर जाना मतलब फैल जाना, फैल जाती हैं, पसर जाती हैं, फैल जाती हैं। और फिर सारी शब्द से ले लो, सारी की सारी, जितनी भी आई थी। अब सारी मतलब क्या होती है, सारी की सारी क्या होती है, फैल जाती हैं। आप जिस पॉइंट पे बैठे थे,
सारी की सारी रेज आई, लेकिन अपसारी का मतलब पसर जाती हैं, फैल जाती हैं, यहाँ से सब फैल जाएंगी मतलब आगे बढ़ जाएंगी, और आप कहेंगे अब ये आपकी ओर थोड़ी होंगी, उस सेम जैसा थोड़ी होगा, अपोजिट टू द पॉइंट होगा, मतलब इसमें टुवर्ड्स पॉइंट होता है, इसमें अवे फ्रॉम पॉइंट होता है। तो अभिसारी जिसमें सारी किरणें आकर के मिल जाएं उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी जिसमें उस पॉइंट से अवे फ्रॉम पॉइंट सारी की सारी इससे पॉइंट से दूर जा रही होती हैं, इसे बोलते हैं अपसारी। अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से सब टूट रही हैं, बिछड़ रही हैं। डाइवर्जिंग का मतलब होता है, ये कनेक्टिंग है तो डाइवर्जिंग का मतलब हो जाएगा डिसकनेक्टिंग होता है, यानी यहाँ आपकी सारी की सारी जो रेज शायद कभी कनेक्ट हुई रही होंगी, जो आई थी कभी, अब वो पसर जाएंगी, फैल जाएंगी, डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। तो दिस इज डिस्कनेक्टिंग, दिस इज कनेक्टिंग एंड दिस इज नेवर कनेक्टिंग, नेवर डिस्कनेक्टिंग, ऑलवेज डिस्कनेक्टिंग। ऐसा ही समझ लो, ये अनंत से आएगी, अनंत पे जाएगी, ये रेस अनंत पर मिलती हैं, ये पॉइंट खास है। टू पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, ये पॉइंट खास है, रिमेंबर, इसे अच्छे से याद करो, दिमाग में छापो। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स पॉइंट, इसमें क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉइंट। ठीक, क्लियर है, पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। उसके आगे लेकर चलते हैं हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है मीडियम के ऊपर, कि कितने तरीके का लाइट मीडियम फेस करेगा, लाइट चलेगा। देखो, लाइट को ट्रेवल करने के लिए पहली वीडियो में बताया गया था, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए तो अब वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर मीडियम आ गया, फॉर एग्जाम्पल एयर में चला दिया उसको, तो एयर के कंपेरिजन में हमने उसको चला दिया वाटर में, या फिर हमने चला दिया ग्लास में, ग्लिसरीन में, तो इस तरीके से मीडियम चेंज करने पर हमने ये भी बताया था लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पर, है कि नहीं है। तो अगर अलग अलग मीडियम आएगा तो स्पीड अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो उसी के आधार पे बात करते हैं कि लाइट को कितने तरीके के मीडियम मिल सकते हैं इन फ्यूचर। तो लेट्स स्टार्ट कि कितने टाइप्स के मीडियम होते हैं, इसको उतार लीजिए, बना लीजिएगा ठीक ठाक। इसमें सारी की सारी किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसमें सारी सारी किसी बिंदु से बिछड़ती हैं, ठीक है। ये कनेक्ट होती हैं, उसमें डिस्कनेक्ट होती हैं, क्लियर है। चलो, अब आपका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीडियम। तो कितने टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं लाइट के लिए, कि लाइट को कितने मीडियम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कितने मीडियम का सामना करना पड़ता होगा, तो अगर एग्जांपल में देखें डेली लाइफ में, लाइट जो है वो सबसे पहला बीम हो गया, मीडियम, माध्यम, कितने टाइप का मीडियम होगा, उसमें सबसे पहला माध्यम। कितने, माध्यम क्या है भाई, हाँ डेफिनेशन जान ले सर, माध्यम क्या, लाइट को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इफ मीडियम इज प्रेजेंट स्टिल लाइट ट्रेवल्स, अगर माध्यम प्रेजेंट है तभी भी लाइट चलती है। तो उस मीडियम के साथ उसका क्या व्यवहार रहता है, तेजी चली, धीमी चली, नहीं चली, उस पार नहीं गई, इधर ही रह गई, कैसे गई, आधी गई, कितना गई, उसी के बारे में बात करते हैं। मीडियम क्या है, वह है जिससे लाइट का सामना होता है, जिस पर लाइट गिरती है, जिससे लाइट इनकाउंटर करती है, मिलती है जिससे, ठीक है। मीडियम वह है जिसमें लाइट चलती है, जिस पर लाइट गिरती है, जिस पर लाइट, अरे लाइट क्या है, प्रकाश, जिस पर लाइट गिरती है, या ऐसे कहो जिसमें प्रकाश चलता है, चल सकता है ना, मीडियम में प्रकाश चलता है, एयर में भी तो चलता है, तभी तो लाइट एयर में है। बल्ब ऑन किया, आपके चारों तरफ एयर मौजूद है, आप बैठे हैं बढ़िया, आप आराम से पढ़ पा रहे हो, है ना। तो एयर है फिर भी लाइट चल रही है, तो जिसमें लाइट चले। कितने टाइप का मीडियम होता है, नंबर 1 भाई, सबसे पहला जो सबसे जरूरी है, ट्रांसपेरेंट, जिसे आप कहते हो ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट बोलते हो, एक वर्ड यूज करते हो, पारदर्शी, पार मतलब यहां बैठे हो और उस पार दिखाई दे, सपोज दैट ये व्हाइट बोर्ड कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, उस पार दिखाई दे रहा है, पीछे क्या है, पीछे दीवार है, हाँ हमने एज्यूम कर लिया है, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं बोर्ड, लेकिन कैमरे के बीच में और मेरे बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, फिर भी आप हमें देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कैमरे और हमारे बीच में एयर प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, मुझसे निकलने वाली सारी लाइट्स आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है, इस वजह से आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो होता है जो अपने में से लाइट को पूरा जाने देता है। फॉर एग्जांपल एकदम साफ पानी ले लो,
देखो उसके नीचे तली में, बॉटम में देखो, कोई सिक्का गिर जाए आपके टब में, बाल्टी में, साफ साफ पानी भरे रहो, सिक्का गिरा दो, अच्छे से क्लियर नजर आएगा। यानी पानी कैसा माध्यम है? अच्छा साफ सुथरा जल। वो कैसा है? फुल्ली ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। 100% लाइट जो है वो इस पार से उस पार गुजर जाती है। तो इसमें क्या होता है? 100% लाइट, 100% 99.99% कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो इसमें प्रकाश लगभग लगभग पूरा, लगभग 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 पूरा पूरा प्रकाश, पूरा पूरा प्रकाश, लाइट जो है वो आर पार हो जाती है, आर पार हो जाती है। तो 100% मान लो आई, सपोज कर लेते हैं 100% ही उस पार निकल गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई मीडियम बना लिया, ये हमारे पास कोई माध्यम है, और अगर इसको ये इस बात पे तय खरे उतरना है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं, अगर इसको ये सिद्ध करना है कि आई एम ट्रांसपेरेंट, मैं पारदर्शी हूं, तो भाई इसके लिए क्या शर्त है? 100% लाइट आई तो बाहर भी नियर अबाउट कितनी निकलनी चाहिए? 100% लाइट निकलनी चाहिए। ये है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी माध्यम। पूरी पूरी लाइट को जाने दे अपने से, एक भी ना रोके। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है ना, ग्लास की स्लैब हो गई अच्छी खासी, पूरी पूरी लाइट को आने जाने देता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये है ट्रांसपेरेंट, है ना, ये ट्रांसपेरेंट है और ये लाइट को पूरा पूरा अपने उस पार से जाने दे रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो, मुझे आंखें दिख रही है ये। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकंड हम लेकर के चलते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? एक जो लाइट को 100% जाने दे रहा है अपने में से। एक ऐसा मीडियम हो सकता है जो 100% ना जाने दे। एग्जाम्पल आपके सामने है, यस, बोर्ड, आपके कमरे की दीवारें, है ना, वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो रोक रहा है सारी लाइट्स को। सोचो उस पीछे जो भी है ना, पीछे जो भी है वहां क्या है पता नहीं, लेकिन वहां से जो भी लाइट है, ऐसा तो है नहीं कि वो अंधेरे में है, वो भी लाइट में ही होगा, लेकिन वो लाइट हमारी आंखों तक नहीं आ रही क्योंकि वो लाइट जो है वो रोक ली जा रही है इस दीवार के द्वारा। तो ये दीवार कैसा माध्यम है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसे कहा जाता है ये पारदर्शी है, वो अपारदर्शी है, रोक देता है। आप इसलिए इसे कहते हैं, जैसे अभिसारी अपसारी पढ़ा था, तो ये बेटा कहलाता है ओपैक। ओपैक जिसे कहते हैं अपारदर्शी। सदिश सदिश पढ़ा था, सदिश में दिशा होती है, अदिश में दिशा नहीं होती है। अपारदर्शी, आ मतलब वही बताता है, अनुपस्थित हो गया, जो उस पार था वो अनुपस्थित हो गया, आप नहीं देख पाओगे उस पार। यानी इसमें क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश पूरा, प्रकाश पूरा क्या? बिल्कुल भी, बिल्कुल भी दूसरे पार, दूसरे पार नहीं जाता, नहीं जाता है। 100% ऑफ लाइट्स होल्ड्स ऑन द साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, उसी साइड जिधर लाइट का सोर्स है उधर ही रोक ली जाती है बाय द मीडियम, एंड दिस मीडियम इज नोन एज ओपैक। ओपैक इज द मीडियम हु डोंट अलाउ टू क्रॉस द लाइट। ठीक है, जो लाइट को क्रॉस करने के लिए इजाजत नहीं देता, और वो भी 100%, और ये 100% इजाजत देता है, ये अलाउ करता है। यस, इट अलाउज लाइट टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, बट इट डजंट अलाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे इसमें एक चीज देख लेते हैं, मिड बना लेते हैं भाई डायग्राम के हिसाब से कि सर ये कैसा मीडियम है। तो ये मैंने बनाया, इसमें 100% लाइट आई, कितनी आई? 100% लाइट आई, लाइट रे आ रही, देखो लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, और बाहर निकली, निकली क्या? निकलेगी, यहीं तो रुक जाएगी, यहीं रुक जाएगी, यानी यहाँ 0%, कुछ नहीं, नो लाइट। इसे कह देते हो आप कैसा मीडियम? ये मीडियम जो आपने बनाया, ये जो माध्यम है, इस माध्यम का नाम है अपारदर्शी, ओपैक कहते हो। ठीक है, ये कैसा माध्यम है? अपारदर्शी। तो ऐसे माध्यम, अच्छा इनके लिए एक और अब लास्ट बच रहा है। अरे एक ऐसा भी होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कागज, तो उस कागज से अगर लाइट निकले तो थोड़ी थोड़ी ही बाहर निकलती है। कलर्ड पॉलीथीन्स होती हैं, पन्नी होती है ना। गंदा गंदा पानी होता है तो उसमें बहुत डीप नहीं देख पाते हैं, साफ पानी हो तो बहुत नीचे तक देख सकते हैं, लेकिन गंदा पानी हो तो अच्छे से देख नहीं पाते। तो ये सारे भी एग्जाम्पल्स। कोहरा हो गया, कोहरे में सामने कौन खड़ा है दिखाई नहीं देता, लगता भूत है। कोहरे में कौन सामने खड़ा है पता ही नहीं चलता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये सारे कैसे माध्यम? ये भी एक तरीके का मीडियम है जिसमें 100% लाइट नहीं आने पाती, तो कुछ ना कुछ लाइट्स अब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ आंखों तक आ जाती है। इसे बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी माध्यम। ठीक है, पारभासी माध्यम। अब पारभासी में क्या होता है? थोड़ा सा आभास होता है कि हाँ कुछ कुछ दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि ओनली
some parts of lights या some energy of light transmits from one side to another side. एक कुछ ही हिस्सा जो है वो लाइट का एक साइड से दूसरे साइड तक जाता है. प्रकाश का only few parts of light या few energy of light, प्रकाश का कुछ भाग ही दूसरे तरफ जाता है, आता है, दूसरे तरफ जाता है. ठीक है, कुछ भाग ही दूसरे तरफ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे बना लूं कुछ, ये कोई मीडियम तो लाइट आई कितनी 100%, लेकिन बाहर कितनी निकलेगी, बाहर भाई 50 to 60% ऐसे लिख सकते हैं कि 50 से 60% ही बाहर निकल रही है. तो ये ट्रांसपेरेंट से काफी अलग है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांसलूसेंट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसलूसेंट. क्लियर है. अब चलते हैं, अच्छा एग्जांपल्स में जान लेते हैं कि भाई एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है. तो इसके एग्जांपल्स में आप क्या कह सकते हो कि जैसे सर हमारे पास कलर्ड पॉलीथीन्स हो गया है ना, रंगीन पन्नियां हो गई है ना, पेपर हो गया और क्या हो सकता है भाई, पेपर के अलावा गंदा पानी, डर्टी वाटर, फोग, कोहरा नहीं हो सकता है भाई, कोहरे में अच्छे से नहीं दिखाई देता है. इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो तुम खुद को लिख सकते हो, इंसान, अपने आप का नाम. क्यों? क्योंकि इसमें आप खुद ही अपारदर्शी हो, आपके उस पार नहीं दिखाई देता है ना. तो क्या होता है, इंसान, दीवार लिख लो, वॉल है ना, ब्रिक, वुड, लकड़ी, कुछ भी लिख सकते हो. इसमें ये सारे मीडियम से याद रखो, इसका जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, इसका और इसका बहुत जरूरत पड़ने वाली है. इसमें क्या क्या लिख सकते हो भाई, इसमें लिख सकते हो कि इसमें आप कौन सा मीडियम लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो एयर, हवा, पानी, वो भी साफ सुथरा पानी, ठीक है, ग्लास, कांच, जिसका दोनों हिस्सा पारदर्शी होता है, आपको दिखाया गया था वीडियो में. ठीक है, किस प्रकार से ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मीडियम. अब लाइट का सामना कराने चल रहे हैं इन्हीं में से किसी एक मीडियम से लेकर के. ठीक है, और जो सबसे पहला मीडियम है, हम किससे सामना कराएंगे, हम पहले कराएंगे सामना अपारदर्शी माध्यम से, ओपैक से. उसके बाद हम उसका सामना कराएंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम से. ठीक है, तो उसके बाद बस सामना करा के बस बंद किताब. फुर्सत, यानी परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और हेयर लेक्चर्स और एंड. तो इस हिसाब से हमें इन्हीं दोनों मीडियम के बारे में पढ़ना है, ना कि इसके बारे में. ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते, बिल्कुल इतना ही पढ़ते हैं कि हाँ एक मीडियम है, धरती पर ये भी मौजूद है, जानो इसके बारे में. जरूरी क्या है, ओपैक एंड ट्रांसपेरेंट. तो सबसे पहला अपारदर्शी माध्यम का उपयोग क्या है. अपारदर्शी में होता क्या है भाई, लाइट है जरूर, आती जरूर है. इसमें क्या होता है कि लाइट 100% आती है और दूसरे साइड 0%, कुछ भी नहीं आती, कोई लाइट नहीं आती. यानी 100% आई, या तो 100% ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, या बची हुई लाइट्स, सोचो 100% एनर्जी आई और इस सरफेस ने रख लिया, उस पार कुछ नहीं जाने दिया, तो कुछ तो इसके पास क्षमता होगी जो ये अवशोषित कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन सब थोड़ी कर पाएगा. आज तक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं जो 100% लाइट को ऑब्जॉर्व कर ले. कुछ ना कुछ तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वापस दे देगा, और वापस दे देगा. तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट करना, जो आया उसको फेंक देना वापस, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्ट. और इसी से बन गया रिफ्लेक्शन, जिसे कहते हैं परावर्तन. और यही एक घटना है जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई भी देता है. एक रेडिएशन भी होता है, बट रिफ्लेक्शन ही पढ़िए अभी आप. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमें कोई चीज क्यों दिखाई देती है, किसी चीज पर लाइट आकर गिर रही है और गिरकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है. अगर लाइट गिरे और वापस हमारी आंखों तक आए तभी हमें वो दिखाई देगा. अगर लाइट वो ना आने पाए, मेरे ऊपर बहुत सारी लाइट है, इसमें फोकस ही है मेरे ऊपर, और सारी लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, और वो लाइट जाकर के कैमरे पर गिर रही है, तब मैं दिखाई दे रहा हूं उसको, और आप भी मुझे देख पा रहे हो वीडियो में. अगर ये लाइट रोक ली जाए, अभी लाइट मेरे ऊपर गिरे और जो लाइट मेरे से निकल रही है कैमरे पे जा रही है, उसको रास्ते में रोक दिया जाए, तो क्या ऐसा है कि मैं लाइट नहीं छोड़ रहा हूं भाई, क्योंकि लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, मेरी स्किन कुछ ऑब्जॉर्व कर रही है, जितना ऑब्जॉर्व कर पाई किया, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिया, लौटा दिया वापस को उसी मीडियम में. तो इसकी वजह से आप देख पा रहे हो. अगर वो रास्ते में रोक दी जाए तो नहीं देख पाओगे. तो देखने का जो रीजन है, रिफ्लेक्शन, वो फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है. रिमेंबर माय पॉइंट, रिफ्लेक्शन केवल डेफिनेशन नहीं रट लेना है, प्रकाश का टकराना वापस लौट जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नहीं. रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना है जिसके वजह से हम देख पाते हैं. लाइट वो मीडियम है जिसकी वजह से हमें कोई चीज दिखाई देती है. लाइट वो जरिया है जो दिखाने का काम करता है. रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना है जिसके वजह से देख पाते हैं. तो फिनोमेना
लाइट का रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है। फिनोमेना ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था कि परावर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, लाइट का आना और आने के बाद उस पार ना जाना, टकरा के वापस लौट आना। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग पड़ जाए सबकी, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। तो हेडिंग पड़ गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का, अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई, कौन सा मीडियम इसमें यूज होगा? ओपेक या ट्रांसपेरेंट? परावर्तन, वर्तन मतलब आगे बढ़ना, ऐसा याद रखो, और परा मतलब आकर के पड़े। अब सोचो हमने क्या ले रखा है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें ओपेक काम आता है। ओपेक मतलब अपारदर्शी, ठीक है। कौन सा माध्यम? अपारदर्शी। अब सोचो आपके आसपास कौन कौन से अपारदर्शी माध्यम है, सोचो नजर दौड़ाओ, छोड़ो वीडियो। इसमें अपारदर्शी ओपेक काम आता है। नजर आया कुछ ओपेक? हाँ आया, दीवाल, इंसान, कागज, मोबाइल, है ना, ये सब क्या चीज हैं? ओपेक हैं। और अगर ये ओपेक हैं तो रिफ्लेक्शन करेंगे, और हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, मुझे कोई चीज दिखाई दे रही है, उसका रीजन भी क्या है? रिफ्लेक्शन है। परावर्तन, इसमें ओपेक माध्यम काम आता है, इसी के वजह से ही हमें सब दिखाई देता है। लिख लेते हैं अभी थोड़ी देर में, बट डेफिनेशन जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक। जैसे मान लो सपोज दैट यू हैव एनी सरफेस, दिस इज प्लेन सरफेस, आई नो, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ सरफेस, आइदर इट इज smooth and plain or anything, okay, it's your choice. Laws of reflection are valid for every surfaces. This is known as regular and irregular reflections. इग्नोर करते हैं इस चीज को, और हम जानते हैं ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन? लाइट का किसी मीडियम से चलते हुए आना, और होमोजीनियस मीडियम से, समान माध्यम से। यानी अगर मान लो यहां एयर है, तो जिस तरीके की एयर यहां है, उसी तरीके की एयर सब तरफ हो, एयर वो सेम एयर ऐसा ही हो, सब तरफ एयर ऐसा ही हो। और उस एयर से, अब सब तरीके का, इसके जो कंपोनेंट्स हैं एयर के सेम ही है हर जगह, इसलिए इसे कहते हैं होमोजीनियस मीडियम, समांग माध्यम के नाम से जानते हैं। होमोजीनियस, समांगी मिश्रण वगैरह पढ़ाया गया होगा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, समांग माध्यम। जब लाइट किसी समांग माध्यम, चाहे वो एयर से आ रही हो, वैक्यूम से आ रही हो, ग्लास से आ रही हो, वाटर से आ रही हो, आने के बाद किसी सरफेस पर जब प्रकाश की कोई किरण है ना, ये किरण तो नहीं है, किरण सर इसमें डायरेक्शन दीजिए, हो गया डायरेक्शन। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलते हुए आती है और किसी ओपेक से टकराती है, ओपेक किसी अपारदर्शी, इसे बोलते हैं हम लोग तल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस। किसी तल से टकराती है, और टकराने के बाद अब इसको क्या, वर्तन का मतलब आगे बढ़ना। लेकिन ये तल आपने ले कैसे रखा है? कैसा है आपका? ओपेक है भाई, है ना, ओपेक है। अब अगर ओपेक है तो लाइट का 100% क्या, 1% उधर जाने नहीं देगा। वर्तन का मतलब आगे बढ़ना। आगे कहां से बढ़ेगी? आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं है इसके पास, इट इज नॉट पॉसिबल है। तो अब आगे कैसे बढ़ेगी? इसने क्या किया, मुझे तो बढ़ना है, प्रकाश हूं मैं, रुकूंगा नहीं। तो इसलिए ये जब रुकेगा नहीं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। आगे बढ़ाने के लिए क्या किया इसने? अपने आप कह दिया कि डायरेक्शन ही बदल देता हूं मैं और लौट लेता हूं वापस। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आई? ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। कुछ अधूरी जानकारी है, अभी इसमें आगे कंप्लीट करते हैं हम लोग, बट अभी केवल रफ डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक, आकर के गिरी और गिर के वापस लौट गई। मीडियम कैसा लिया है मैंने जानबूझ के? ओपेक। इसमें लाइट 1% नीचे नहीं जाएगी, तो इसे कहा जाता है ओपेक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश किसी समान माध्यम से चल करके आता है, किसी तल पर गिरता है, टकराता है, हिट करता है, फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड कम बैक टू द सेम मीडियम अगेन, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। देख लो खुद ही, एयर से आया और कहां लौट गया? एयर में ही। तो इसी घटना का नाम होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी, डेफिनेशन सुनो, लिख लेना, यहां लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन सुनो। जब प्रकाश की किरण
प्रकाश किसी समान माध्यम से चल करके आता है, किसी तल से टकराता है, टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When light comes from a homogeneous medium and falls on a surface, and after hitting the surface, if it come back to the same medium again, then this phenomena is known as reflection of light, or you can say in very short, bouncing back of light is known as प्रकाश का परावर्तन, but this definition is not valid for your board exams. Remember this. तो अच्छे से इसको लिखना है, तो साफ साफ क्या लिखोगे, इफ लाइट्स कम फ्रॉम अ होमोजेनियस मीडियम एंड फॉल्स ऑन अ सरफेस, देन आफ्टर हिटिंग द सरफेस इफ इट कम बैक टू द सेम मीडियम अगेन, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी समान माध्यम से चलकर किसी तल से टकराता है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं हम परावर्तन को लेकर के एक खास बात जो हमें बतानी थी। सबसे पहले इसके लिए मीडियम आपने तल कैसा लिया भाई, हमारा जो माध्यम है प्रकाश के परावर्तन के लिए जो माध्यम है वो अपारदर्शी है, फुल्ली इनट्रांसपेरेंट, ओपैक होता है। और ये वो घटना है, यही वह घटना है, यही वह घटना है, दिस इज द फेनोमेना, ये वही घटना, यही वह घटना है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सिंस आप कह सकते हैं एक और है रेडिएशन, विकिरण, आगे पढ़ना, अभी रहने दो। हमें कोई चीज दिखाई देती है, उसका बस एकमात्र रीजन है, वो है लाइट का उस चीज पर गिरना और हमारी आंखों तक आना उसके बाद। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई चीज दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है जरूर वो लाइट छोड़ रहा है और वो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है। अब कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप लाइट छोड़ते हैं, जो किसी दूसरे से लाइट लेकर के, फॉर एग्जांपल मून, वो किसी दूसरे से लाइट लेकर के हमको देता है, तब हमें वो दिखाई देता है। सन की लाइट मून पर गिरी और मून इल्यूमिनेट होने लगा, जागने लगा, जगाने लगा, चलने लगा, और फिर वो लाइट हमारी आंखों तक गिरी, हमने कहा अरे वाह चंदा चमक रहा है। तो चमक इसलिए रहा है क्योंकि वो किसी से रोशनी उधार ले रहा है। ठीक है, तो यही चीज है कि हमें कोई चीज दिखाई तब देगी जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी और वो लाइट फिर हमारी आंखों पर गिरेगी। बात समझ आई? तो दिखाई देने का रीजन, लाइट गिरे और गिर के वापस आए, गिरे चंद्रमा पर, सूर्य से रोशनी चंद्रमा पर गिरी। देखो इधर, देखो ध्यान से, ये है सूर्य, सन, ऐसे कैसे कर दूं मैं, ऐसे, चलो यहां देख लेते, ये सन है भाई, ये सन, ये रोशनी दे रहा है किसको, चंद्रमा को, मून को, और मून को देखने के लिए हम बैठे हैं इंसान, टकटकी लगाए, इतनी बड़ी आंख, ये। अब देखो लाइट का किसी सरफेस पे आके गिरना, गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटना, इस घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम मून को देख इसलिए पा रहे हैं कि किस वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ सारे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लाइट छोड़ते हैं तो हम उनको भी देख पाते हैं, ठीक है, बट हम ज्यादातर जो आसपास देख रहे हैं उसका केवल जिम्मेदार कौन सी घटना है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, वही घटना जिसकी वजह से हमें कोई चीज ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो परावर्तन के ऊपर थोड़ा सा और पीएचडी, परावर्तन के नियम को लेकर के डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हेडिंग डालिए परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ओपैक लेते हैं भाई, ओपैक है ना। अब ओपैक में सबसे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए? हाँ, सबसे अच्छा ओपैक में आपके पास मीडियम जो हो सकता है, आई थिंक इजीली जो अवेलेबल हो हमारे आसपास, जिसको हम लेकर के प्रैक्टिकल वगैरह कर सकते हैं, और वो है मिरर। ठीक है, दर्पण जिसे कहते हैं। बनता कैसे है अभी थोड़ी देर में उसको भी जानेंगे, बट पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर एक बार स्टडी हो जाए। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं हम लोग कि परावर्तन होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले परावर्तन एक बार दर्शा लेते हैं। ये हमारे पास मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है कि ओपैक है? ओपैक है, हाँ ठीक है। और ओपैक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने ग्लास ले लिया, ग्लास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मान लो मैंने ग्लास ले लिया, कांच। अब कांच, आप बताओ, कांच की बोतल देखते हो ना, कांच की बोतल पारदर्शी होती है क्या अपारदर्शी? ट्रांसपेरेंट की ओपैक? ट्रांसपेरेंट होती है ना। थम्स अप देखे हो, अंदर ब्लैक ब्लैक नजर आता है क्योंकि ग्लास का बना हुआ है ना। वाइन की बोतल, ये क्या बात होने लग गई, कंट्रोल। तो ग्लास जो होता है वो क्या होता है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है। तो रिफ्लेक्शन में कहां से ग्लास लिया है सर? एक काम करें, अगर ग्लास से
उसके ट्रांसपेरेंसी से बचना हो तो हम क्या करें, एक साइड उसको रोक दें, लाइट को रोकने के लिए एक साइड रोक दें, और रोकने के लिए हम लोग जो लगाते हैं इस तरीके से जो कर देते हैं, दिस इज नोन एज पॉलिशिंग और सिल्वरिंग, इसे कहते हैं सिल्वरिंग या इसे बोलते हैं पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिश कर देना, सिल्वरिंग कर देना या कलई कर देना। ठीक है, कलई कर देना बोल देते हैं इसको हम लोग, रंजक लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, तो इस चीज को कहा जाता है मिरर। तो मिरर, ये मिरर बन गया। अब मिरर बनने का मतलब आप ये समझो कि ये ओपैक हो गया भाई, ओपैक, और ओपैक ही है जो कौन सा फिनोमेना कॉज करता है, रिफ्लेक्शन। तो अगर आप लाइट किसी होमोजीनियस मीडियम से चलते हुए आ रही है और आकर के किसी सरफेस पर गिरती है, ये हो गया लाइट है, लाइट रे है, रे नहीं है क्योंकि रे में डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन आपने बनाया, इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है। इंसिडेंट मतलब आना गिरना। तो जिस पॉइंट पर गिरती है इस पॉइंट का नाम पड़ता है, इस पॉइंट का नाम भी हम लोग देंगे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे आप कहते हो आपतित किरण, आपतित किरण, सॉरी आपतन बिंदु कहते हैं इसको, जिस बिंदु पर आकर के गिरती है, पॉइंट है ना, आपतन बिंदु के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, आपतन बिंदु, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर आकर एक किरण, एक रे गिर रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे, IR, इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहेंगे। और ये आप लिख लीजिए इसका पूरा नाम, आपतित किरण के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, दो चीजें, अभी तक 2 पॉइंट मिले। अच्छा, अब जिस सरफेस पे गिरी क्या होगा भाई, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो लौटाने वाला कौन, सर ये ग्लास पहले था ना, अब तो मिरर हो चुका है। ये मिरर, ये दर्पण, ये ओपैक, ये ओपैक जो है ये इसको वापस लौटाएगा, और किस सरफेस से, पॉलिश सरफेस से या शाइनी सरफेस से। तो ये शाइनी सरफेस जो इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, जो चमकदार बहुत ज्यादा है, इस सरफेस से लौटेगा। तो इस सरफेस का, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे नहीं हो रहा है, लाइट जिस सरफेस पे गिरेगी उसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इस पर गिर रही है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। इंपॉर्टेंट चीज है परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ है ये। अब परावर्तक पृष्ठ हो गया, अब इस सरफेस पर क्या होगा, ये वापस लौटेगी, वापस लौटेगी, लेकिन वापस लौटने के लिए वापस उसी माध्यम में लौटना, सर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये लौट गई। यही क्यों बनाया, ये भी बना सकते थे, लौट गई। यही क्यों बनाया, ये भी बना सकते थे, लौट गई। तो इसके लौटने की तो अनंत दिशाएं हैं, क्या ये अनंत दिशाओं से ही लौटेगी, नहीं, आंसर तो गलत है इसका, कि ये अनंत दिशाओं से नहीं लौट सकती। फिर क्या शर्त है इसके लौटने की, वापस लौटने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने चल रहे हैं, तो इसमें क्या शर्त है इसके, इसमें से कौन से सही है, इसमें से कौन से सही है, कुछ पता है, अभी नहीं पता, इसीलिए लॉ बताया जाता है। और उसमें ये भी तो हो सकती थी, तो इसमें कोई भी रे हो सकती है भाई लौटने वाली। इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए, सही करने के लिए हम एक रेखा, एक लाइन की मदद लेते हैं, और उस लाइन का नाम है परपेंडिकुलर, जो कि इंसिडेंट होता है ऑन इंसिडेंट पॉइंट, जो कि हम ड्रॉ करते हैं अपने इंसिडेंट पॉइंट पर, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये नई चीज आपके लिए आ गई, परपेंडिकुलर, जिसे आप अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल का यूज क्या है भाई, जो कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो लॉज ऑफ परावर्तन के नियम देता कौन है, नॉर्मल, नॉर्मल ही है। नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल ही सारा लॉ डिसाइड करेगा, नॉर्मल ही है जो लॉ डिसाइड करेगा। आइए देखते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये हो गया लॉ। अब डिसाइड करने का जो नियम है वो क्या है कि भाई जितने एंगल पर ये आई, जितने एंगल पर ये आई होगी, इंसिडेंट रे से एंगल मेजर करो, जितने एंगल पर ये आई होगी, इन दोनों के बीच के एंगल को कहा जाएगा भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है, इसे कहोगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण के नाम से जानेंगे। और अब क्या होगा, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वापस लौट जाती है। अब ये ठीक था, अब ये सही लगा, अब ये सही लगा। तो जितने एंगल पर ये आई हुई है हमें बनाने के लिए उतना ही एंगल यहाँ मेजर किया, और मेजर करने के बाद वापस उसको हमने लौटा दिया। अब एक रास्ता लौटने के लिए, एक ही रास्ता हमने बना दिया, और इस घटना को कहा गया प्रकाश का अपवर्तन, और इसे कहा गया एंगल आर, और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। ये किरण कब मिली, परावर्तन के बाद, तो इसका नाम पड़ेगा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जाना जाएगा।
अब ये सब बना कैसे, किसकी वजह से, जब तक नॉर्मल नहीं था हम नियम नहीं लिख पाए। तो परावर्तन का नियम क्या देता है, नॉर्मल ही है। सबसे पहला लॉ जो हमें यहाँ से देखकर क्लियर होना चाहिए कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहला आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव परस्पर बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज म्यूचुअली इक्वल। आपतन कोण एंगल आई इक्वल्स टू परावर्तन कोण एंगल आर। ठीक है, पहला लॉ। सेकंड जो कि जानना बहुत जरूरी है, सेकंड लॉ, कि सेकंड लॉ क्या होता है भाई, इसमें क्या है कि आपतित किरण, देखिए ये किरण ऐसे आई, आपतित किरण किसी एक प्लेन में बनाई गई है, एक व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बनाई गई है, एक ऐसे आ रही है, ऐसे आई। अब परावर्तन कोण जो है वो आर इसके बराबर होता है। अब ये रे ऐसे ही क्यों गई, ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे जा सकती थी ना, और एंगल सेम होता तो फिर भी बात एक ही थी। तो पहला नियम केवल थोड़ा सा इनवैलिड है, थोड़ा सा अधूरा है, इनकम्प्लीट है, जो कि अगर केवल इतना ही बता के छोड़ दिया जाए तो ये भी बताया जाता है कि भाई देखो आई इधर मेजर कर लिया आपने, अब आर क्या मेजर कर ले, इधर मेजर कर लेते, ये ऐसे मेजर कर लेते कि देखो 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, जा तो रही है, उसी माध्यम में हवा से आई, हवा में लौट गई नहीं। तो क्या याद रखना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण नॉर्मल के अपोजिट साइड होती है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल के अपोजिट साइड में होती हैं एक दूसरे के, ये अलग साइड में, ये अलग साइड में होती है। इसी को दूसरे तरीके से कहा जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं, जिसको हम लिख देते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और अभिलंब आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? ओके, धन्यवाद।